एनुअल वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब एनुअल वैल्यू कैसे निकाला जाता है तो उसको देखो, सभी लोगों ने ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लिया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लियो, ठीक है। और हमें बताया कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू पर टैक्स नहीं लगता है, लगता है किस पर है, एनुअल वैल्यू पर टैक्स लगता है। तो ग्रॉस एनुअल निकाल तो चुके कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच वन इज मोर, वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया। उसमें से क्या चीज घटा दी जाए कि नेट निकल जाए, ग्रॉस में से क्या घटा दी जाए कि नेट निकल जाए, तो जो नेट एनुअल वैल्यू आएगी ना उसी को हम लोग एनुअल वैल्यू बोलते हैं। तो क्या चीज घटाई जाएगी, तो इसके लिए सेक्शन 23 आपके पास है, दो छूट मिलती है, कितनी छूट, दो छूट। इसका मतलब लिखूंगा यहाँ पर लेस म्युनिसिपल टैक्स और दूसरा अनरियलाइज्ड रेंट। ये दो चीज अगर आप घटा दें यहाँ से बस निकल गया एनुअल वैल्यू। इतना आसान है ये, बस ग्रास में से ये घटा दोगे तो क्या बन जाएगा आपका एनुअल वैल्यू बन जाएगा। क्या घटाना है, म्युनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज्ड रेंट। अब हर एक का रूल समझो नोट करने से पहले। म्युनिसिपल टैक्स के बारे में रूल क्या है उसको समझो। म्युनिसिपल टैक्स जानते किसको कहते हैं, नगर पालिका का, इसको लोकल टैक्स ही बोलते हैं क्योंकि वो यही के ऊपर लगता है, लोकल टैक्स ही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जाता नहीं है, ये तो लोकल सरकार हो जाता है, ये लोकल सरकार ही है। तो लोकल टैक्स है ये एक तरह से, क्या ये लोकल टैक्स इसको कहते हैं स्थानीय कर। इसको हिंदी में लोकल का मतलब ये नहीं कि बहुत घटिया, स्थानीय कर, ठीक है ना, ये अपनी स्थान का है, तो इस चीज को लोकल टैक्स ही बोलते हैं। तो म्युनिसिपल टैक्स कहो या लोकल टैक्स बोलो, उसमें क्या आता है, जो नगर पालिका द्वारा टैक्स आपके ऊपर लगाया जाता है, हाउस टैक्स लगाते हैं, वाटर टैक्स भी लगता है, लैंड टैक्स भी लगता है, और भी कुछ छोटे छोटे टैक्स लगते होंगे। ये जो टैक्स लगते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल टैक्स बोलते हैं। नगर पालिका कर बुलाता है, नगर पालिका कर। तो उसकी छूट मिलेगी, जिस मकान के बारे में आपकी बात हो रही है तो उस मकान का हाउस टैक्स भी देते होंगे आप लोग, तो उस मकान पर जो भी लोकल टैक्स या हाउस टैक्स दिया जाता होगा उसकी आपको छूट मिलेगी। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं म्युनिसिपल टैक्स पे करने की। कितना मिलेगा, हैं, कितना मिलेगा, छूट मिलेगी। तो क्या शर्त है, दो कंडीशन बता रहा हूँ। म्युनिसिपल टैक्स सबसे पहली शर्त, म्युनिसिपल टैक्स पेड होना चाहिए, ये नहीं कि बकाया हो। यानी कि अगर म्युनिसिपल टैक्स पेड हो गया होगा तभी आपको छूट मिलेगी, नहीं पेड किया हो तो ये सरकार ने आपको भेजा कि हाँ भाई जमा करिए 500 रुपया 700 रुपया, ये जो टैक्स रहता है वो कितना रहता है। कमर्शियल वालों का थोड़ा ज्यादा रहता है। कमर्शियल बिल्डिंग और नॉन कमर्शियल मतलब क्या हुआ, कमर्शियल का मतलब ये हो जाएगा कि आप उस बिल्डिंग को बिजनेस पर्पज से इस्तेमाल करते हो, किराया पर उठाए हुए हो, और रहने के लिए इस्तेमाल किए तो उसका रेंट अलग रहता है। देखते हो कि कम ही होगा, किसी का पुराना चल रहा है 70-80 रुपये चल रहा है, और किसी का आज की डेट में 570 रुपये चल रहा है, 580 रुपये चल रहा है एक साल का, ठीक है ना। तो म्युनिसिपल टैक्स सबसे पहले क्या बताया, पेड होना चाहिए। दो तीन कंडीशन देखो ध्यान से, मैं जो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यही सब तो तुमको याद पकड़ना है, यही सब तो घुमाएगा क्वेश्चन में। पेड बाय ओनर, पेड बाय ओनर, इसका मतलब म्युनिसिपल टैक्स पेड होना चाहिए और पेड बाय ओनर होना चाहिए। अगर मैं किराएदार हूँ और म्युनिसिपल टैक्स जो आता है मैं ही पेड करता हूँ तो एम्प्लॉयर को छूट नहीं मिलेगी, जो ओनर होगा उसको छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके द्वारा नहीं पेड किया गया है, वो तो इसने पेड किया हुआ है। बात समझ रही है। इसका मतलब छूट तभी मिलेगी जब पेड हो, और पेड किसके द्वारा होना चाहिए, मकान मालिक के द्वारा होना चाहिए। अगर मकान मालिक ने नहीं पेड किया है, किराएदार ने पेड किया हुआ है, तो आपको छूट नहीं मिलेगी। तो उसमें बकायदा लिखा रहेगा कि म्युनिसिपल टैक्स 18,000 रुपये था, जिसमें से 9,000 रुपया जो है मकान मालिक ने पेड किया और 9,000 रुपया किराएदार ने पेड किया। तो छूट कितनी मिलेगी आपको, 9,000 की, ठीक है ना। तो इतनी कंडीशन याद रखना कि पेड होना चाहिए और पेड बाय ओनर होना चाहिए। अब एक बात देखो ध्यान से सुनना, जो बात बता रहा हूँ, अभी मान के चलो कि इस बार म्युनिसिपल टैक्स मैंने पेड नहीं किया तो छूट मिलेगी, छूट मिलेगी नहीं मिलेगी। अगले साल में गया तो पिछले साल का भी बकाया था मेरा, यही जो बकाया था इस साल का और उस साल का भी, मैं दोनों साल का पेड कर रहा हूँ, छूट मिलेगी
दोनों मिलना चाहिए ना। दोनों की मिलेगी, क्योंकि जिस टाइम आपने पेड नहीं किया था तो उसको अब भुगतान कर रहे हो, तो आज तो छूट लेनी चाहिए ना आपको, मिलेगी आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पेड होगा तो चाहे पिछला करो, चाहे करंट ईयर का करो, और ये भी सुनो चाहे अगला भी करो, हो सकता है कि अगला भी पेमेंट आज ही कर रहे हो, ध्यान सुना मेरी बात को, अगर अगला भी पेड आज ही कर रहे हो तो आज कर रहे हो तो आज ही छूट मिलेगी आपको। अब जाहिर सी बात है जब अगला कर दियो तो अगले से जब जाओगे तो आपको छूट मिलेगी नहीं, वो तो ऑलरेडी आपने छूट ले रखा है, आपने ऑलरेडी छूट ले रखा है। तो इसका मतलब कि पेड की जो शर्त है दिमाग में रखना है यहाँ पर कि पेड होना चाहिए, तो पेड का मतलब कोई जरूरी नहीं कि करंट ईयर का होना चाहिए, तो प्रीवियस का भी हो सकता है, करंट का भी हो सकता है, और एडवांस पेड भी हो सकता है। और जब पेड करोगे, जिस साल पेड करोगे उस साल आपको पूरी पूरी छूट मिलेगी, क्योंकि जिस साल पेड नहीं किया था तो नहीं छूट मिलती। आज पेड कर रहे हो तो लीगल रूप से, लॉजिकल रूप से तो कहता है कि छूट मिलनी चाहिए। तब अगले साल का इस साल पेड कर रहे हो तो अगले साल तो मुझे छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि अगले साल मैं पेड ही नहीं करूंगा, पेड तो इस साल कर रहा हूँ, तो जिस साल पेड करोगे उस साल छूट मिलेगी। तो सिंपल चीज ये समझना है कि पेड बाई ओनर होना चाहिए। तो जितना रूल है वैसे बता दिया इस पर टैक्स में, यह है सेक्शन 23(1), सेक्शन 23(1) में कि म्युनिसिपल टैक्स पेड होना चाहिए, अब पेड बाई ओनर होना चाहिए। अब पेड की मीनिंग बता दिया हूँ, चाहे प्रीवियस ईयर का पेड करो, चाहे एडवांस पेड करो, चाहे करंट ईयर का पेड करो, जिस साल पेड करोगे उस साल में उसकी पूरी पूरी छूट मिलेगी, जिस साल नहीं पेड करोगे उस साल आपको छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, ये हो गया हम लोग पास म्युनिसिपल टैक्स के बारे में। अब आता है अनरियलाइज्ड रेंट के बारे में। अनरियलाइज्ड रेंट के बारे में इसको समझो, ये था एक रूल हम लोगों का, और दूसरा रूल इसको जानना है। अनरियलाइज्ड रेंट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अप्राप्त किराया, अप्राप्त किराया। हाँ जी, अप्राप्त किराया से क्या समझते हैं? वो तो यही है, लेकिन अगर कोई किराया नहीं देगा तो क्या आपको छूट मिल जाएगी तुरंत? तो ऐसे तो रोज जाएगा कहो कि हाँ फलाना किराएदार ने भुगतान किया, ढेकना किराएदार ने भुगतान किया, छूट मिल जाएगी। तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। इसके लिए बोलता है कि रूल 4 की कंडीशन पूरी होनी चाहिए। इनकम टैक्स में रूल 4 है, इनकम टैक्स एक्ट रूल 4, इनकम टैक्स रूल 4, ये 4 है ही है, क्या है बैठे देखो, कोई सेक्शन नहीं है वो। जितना भी इनकम टैक्स एक्ट बना है ना, सब में रूल है, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, सबका रूल बना हुआ है। फिर इसमें सेक्शन हटा गया है, तो इसमें रूल 4 होना चाहिए। रूल 4 की कंडीशन को अगर फुलफिल करेगा तभी जाकर के आपको अनरिलायबल रेंट की छूट मिलेगी। अगर रूल 4 की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, रूल 4 की जो कंडीशन है, जो शर्तें हैं उसको पूरा नहीं करता है, तो आपको अनरिलायबल रेंट की छूट आपको नहीं मिलेगी। अब जानना है कि रूल 4 है क्या, आखिर नियम 4 है क्या, लिखा रहेगा नियम 4 की शर्तें पूरी करता है, वो क्वेश्चन लिखेगा नियम 4 की शर्तें पूरी करता है, कभी लिखेगा नियम 4 की शर्तें पूरी नहीं करता है, तो कहीं पर लिखा हुआ नहीं रहेगा कि नियम 4 की शर्तें हैं क्या, पूछता भी नहीं है। उसमें साफ साफ क्वेश्चन लिखेगा कि किराया अप्राप्त है, फिर लिखेगा नियम 4 की शर्तें पूरी होती है या नियम 4 की शर्तें पूरी नहीं होती है। तो अगर पूरी होती है तभी छूट मिलेगी, अगर नियम 4 की शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो छूट आपको नहीं मिलेगी। तो नियम 4 की शर्तें है क्या ये बताओ। तो कुछ शर्तें बताएंगे, कुछ नियम बताएंगे। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जिस किराएदार ने किराया आपको नहीं दिया हुआ है उससे मकान खाली करवा लो। ये नहीं कि मकान में रह भी रहा हो जाए, कहोगे मेरा किराया नहीं दिया हुआ है मुझे छूट दीजिए इनकम टैक्स, दबला के मारेगा तुमको इनकम टैक्स कमिश्नर कि भगाए उसको, नहीं भगाए तुम भी भगा देगा मेरे बाप भी यहाँ से। पहली शर्त क्या होनी चाहिए, मकान को उससे खाली करा दो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जिस मकान का किराया नहीं दे उस मकान के अलावा भी अगर आपका मकान उसके अंडर में है वो भी खाली कराओ, दोनों मकान खाली कराओ, पहली और दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन जिस मकान किसी भी तरीके से खाली कराओ। हाँ भाई, और का तभी तो खाली कराओगे। उसके बाद फिर तीसरी बात, उसके लिए कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जाइए आप FIR करिए अपनी पुलिस चौकी पर, ये हमारे किराएदार है, ये किराया नहीं दे रहे हैं, ऊपर से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, तब यहाँ पर पुलिस वाले आएंगे, उसको थाने में ले जाकर बिठाएंगे, पूछेंगे क्या बात है, क्या मामला है, ठीक है ना। तो दूसरी कंडीशन चाहिए, तो कानूनी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए और उसका प्रोसीजर जो है कोर्ट पहुंच चुका हो, तब जाकर के आपको छूट मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हंसते कहते गए वो छूट दे दीजिए, ऐसे नहीं है। आप उससे पहले मकान खाली कराइए,
आपका मकान उसके अंडर में कोई दूसरा न हो, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए, तब जाकर के आपको इसकी छूट मिलेगी, वरना आपको छूट नहीं मिलेगी। बैंडेड के बारे में बताता हूँ, ऐसी बैंडेड की छूट मिलती है। मतलब अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो, अपनी प्रॉफिट बनाते हो तो उसमें बैंडेड दिखाते हो, तो ऐसी आदमी खूब डुबा डुबा कर दिखा करके और इनकम देते में छूट ले ले। फालतू का कि हमारे 50,000 में डूब गया, 50,000 खर्चा दिखा दिए, प्रॉफिट डर गई आपकी, टैक्स से बच जाओगे, 50,000 का टैक्स बचा ही बचा। तो छोटी फर्म के लिए किसी के 55-10 लाख रुपए 50 लाख रुपए डूब सकता है, जो अरबों खरबों का काम करता होगा, तो खूब छूट ले ले बैंडेड कर करके। उसका भी रूल यही है कि पहली बात है कि जिससे आप लेन देन करें तो उसका लेन देन बंद, जिसे हम मकान खाली कराने बात है, मकान पहले खाली करो उससे। वैसे यहाँ पर क्या है, पहले उससे लेन देन बंद करो, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उससे कानूनी कार्रवाई करो। उसके लिए कानूनी कार्रवाई करें, करते ही नहीं है, अब जा कह देंगे मेरा पैसा डूब गया 50 लाख रुपया ना, कुर्सी को हंसी हंसते खुलते कर रहे हो और आपको छूट मिल जाएगी उसकी, आप उसके लिए कदम क्या उठाएं। और जितने भी ये बैंडेड का मामला होता है, कितने साल के अंदर का केस करना है आपको, 3 साल के अंदर, चाहे बैंडेड ये हो आपका और चाहे बैंडेड हो, 3 साल के अंदर कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। कोई पैसा आपको नहीं दे रहा है ना, किसी को भी उधार दिए हो, माल बेचे हो, पैसा उधार दे दिए हो और पैसा नहीं दे रहा है, तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई की शर्त कितनी है, 3 साल के अंदर करोगे तभी सुनवाई होगी। 3 साल गुजर चुका होगा तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती है, नहीं करेगी, हर चीज का लिमिटेशन रखेगी है। मान लो मर्डर आज हुआ, तुम जाओगे दूसरा बात करेगी मेरा मर्डर किया था, वो सर जिसका हुआ मर्डर वो के लिए नहीं जाएगा, वो तो खुद ही मर गया है। वो नहीं जाएगा, उसे घर के लोग जाएंगे। मर्डर के लिए जब जाएगा तो उसकी लिमिट बनाएगी, 24 घंटे के अंदर कोई कानून कार्रवाई होनी चाहिए। चोरी करोगे तो चोरी के लिए भी लिमिट है, इतने घंटे के अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि 10 दिन बाद जाओगे चोरी की एफआईआर लिखवाने के लिए, जब सब कुछ सब सही हो जाता होगा। जिस टाइम चोरी हुई उसकी लिमिट होती है, हर एक चीज की, हर एक कानून का वो बना हुआ है, चोरी डकैती बेईमानी और मर्डर वर्डर का सब तो बना हुआ है कि कितने दिन के अंदर आप एफआईआर करनी है। पुरानी भी जाके थोड़ी ना आपकी सुनाई होगी, सब खत्म हो जाए, सब सबूत खत्म हो जाए तब उसके बाद एफआईआर होगा आपका। तो इससे जो है इसका भी लिमिट बाउंडेशन है, कितनों सबूत रहे, ला कानून पड़ा हुआ है कि 3 साल के अंदर करना है तो करना है। आप 3 साल से कहाँ थे, 3 साल की उम्मीद थी कि दे देगा। हाँ तो वही तो 3 साल के आखिरी 2.5 साल जब हो गया नहीं दे रहा था तो अब क्या कर रहे थे, और तो तभी क्यों कर रहा 6 था महीने जुम्मा दे देंगे, तभी कर रहा था जुम्मा दे अभी देंगे। तुमको समझ जाना चाहिए कि अब अगर आप जुम्मा जुम्मा कर रहा है तो इसका मतलब अब उसको भरता करने लायक नहीं है। खुद होना चाहिए कि सर की कहीं बाहर न जाए, कभी तो बाद में वापस 2.5 साल अगर हो गया हो, 2.5 साल, तो ये मान के चलो कि तुम लोग एक्टिव हो जाना चाहिए कि अब 6 महीना बचा हुआ हमारे पास ही। जब 2.5 साल तक नहीं दिया ना तो अब आगे भी नहीं देगा 6 महीना के अंदर। बहुत बढ़िया आदमी था ये सर, बहुत बढ़िया आदमी था, बहुत बड़ा बड़ी पार्टी भी है। कितना बड़ी पार्टी लगी, 2.5 साल में तो धीरे धीरे देती ना। अगर 3 साल का 2.5 साल में मान के चलो कि कम से कम 10 बार दे रही है, तुम 2.5 साल हुआ ही नहीं, वो तो दे रही है जब तो तक लगातार दी हिसाब होगी, किताब हो रहा है, जब तक दी होगी लास्ट टाइम, वो तो माना जाएगा, तब वो चलता रहेगा। 3 साल तक लगातार कोई पैसा नहीं आया हो तो कैसे अच्छी पार्टी मान सकते भाई। रोक देगा तब उसके बाद 2.5 साल। और वहां मान से लीजिए चेक दिया वापस हो गया था, तब तो और अच्छी बात है। 2.5 साल के अंदर केस करोगे, चेक आउट तुम्हारा वापस सही है, तुम्हारे पास प्रूफ हो गया कि दिया और ये बाउंस हो गया, मैं उनके मजाक कर रही है थोड़ी लिया हूं। चेक एक्सपायर हो गया था। एक्सपायर तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल की लिमिट है। हां 3 साल की लिमिट है इसकी, अगर 3 साल का एग्रीमेंट हुआ था तो वहां से 3 साल चलेगा, वहां से 3 साल चलेगा। 3 साल होने के बाद एग्रीमेंट के बाद मतलब जो हमने बात की है ना, जो हमने बात की है उसके लिए 3 साल होना चाहिए। हमने अगर किसी को उधार दिया 3 साल के लिए, भाई 3 साल के लो ही पकड़ो, 3 साल बाद तुम्हारा पैसा चलेगा, तो वहां से 3 साल के अंदर तुम पैसा करने के तब कानून कार्रवाई करनी है। ये तो 3 साल के एग्रीमेंट किया और तुम्हारा पैसा नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, अरे भाई कैसे दे देगा, जब टाइम आया तो तब तो। सर 3 साल के बाद सर चेकवा का क्या प्रोसीजर है, चेकवा करते हैं चेकवा को चेक अगर है तो और अच्छी बात है भाई, ये तो प्रूफ हो गया कि दिया। वो मुकर भी नहीं सकता है सामने वाला कि मैं चेक नहीं दिया हूँ, मेरा पैसा बाकी नहीं है, फर्जी लेजर बना के लेके आ रहा है। पार्टी रहती है ना भाई, कल लेजर जो इसका है फर्जी है, मैं इसे माली नहीं खरीदा हूँ। तो अब तो इतना क्या कहते हैं, नहीं अब जो जब से जीएसटी आ गई है, जीएसटी पर सब कुछ पोर्टल पर शो कर रहा है। तुम अगर माल बेचोगे तो उसकी जीएसटी पेड की हो सरकार को, जिस पार्टी को बेचे उसका बिल चढ़ी हुई है, वो बाकायदा आईटीसी की छूट भी लिया होगा, आईटीसी छूट भी लिया होगा, वो फंसेगा, पक्का फंसेगा। पहले कोर्ट जाओ तब तो। ये अलग बात है कि कोर्ट में जाओगे तो 3 साल के अंदर अंदर को कहा है तो तुमको 6 साल लगा देकर कोटिया में खाई दौड़ते दौड़ा। अब पैसा कैसे कहेगा, ये आगे कह देगा कि हम दिवालिया हो गए हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, फटा पहन के जाएगा इसी से, पैंट ढीला पहन लेता था और जाकर खड़ा हो जाएगा इसे, कहेंगे हाँ इतना पैसा है कि बहुत गरीब लग रहा है, 2,000 कर दे दो, तो ऐसी किस्त बनाएगा तो परेशान हो जाओगे। 3 लाख 10 लाख किसी बाकी है, कितना कहेगा यहाँ पर 1,000 देते हो। अब 1,000 जानते हो कितनी बार देगा, 3 बार देगा, उसके बाद 3 बार के बाद फिर रोक देगा पैसा, फिर तुम कोर्ट दौड़ोगे,
फिर 1,000 चालू कराओगे तो दूसरी बार जब करा देगा वो 1,000 करा करके तुम 10-12,000 तुम्हारे हाथ में आएगा और बाकी तो पटिए तो खत्म हो गया। अब पैसा 1,000 रुपया जज साहब कहते हैं 1,000 रुपया और वो फिर अगला 2 महीने 3 महीने शुरुआत में दिया फिर ठंडा हो जाता है, फिर तुम कोर्ट दौड़ते हो, फिर कोर्ट उसको नोटिस भेजती है, फिर देना शुरू करता है, यही सब चलता रहेगा। सर कच्ची भी लो, अब मुकर जाए कि नहीं मुदा नहीं दिए तो कच्चे में तुम ही पकड़ा जाओगे, कच्चे में मैं कहूँगा नहीं ये करना, मैं पक्के की बात करो जितना कर रहा हूँ, कच्चे की कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ। जीएसटी में भी 90 जाओगे, इनकम टैक्स में भी इतना 90 भाई के इसको मारेंगे। बाहर भी जाएगा तुम्हारे ना, हाँ घर भी जाएगा। चलो देखें मार देंगे एकदम, चलो नहीं पाओगे। बात कर रहा था यहाँ पर आज रियलाइज रेंट के बारे में बात कर रहा था, किसके आज रियलाइज रेंट के बारे में बात कर रहा था कि नियम 4 शर्तें अगर पूरी होंगी, रूल 4 की कंडीशन को फुलफिल करेगा तब आपको छूट मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। और रूल 4 कंडीशन बता दिए क्या होनी चाहिए, पहले उससे लेन देन मत करो, वो लेन देन करो, यहाँ पर मकान खाली कराओ, दूसरा कोई मकान उसके अंडर में ना हो, उसके लिए कानूनी कार्रवाई करो, ये सब सारे प्रोसीजर होने चाहिए, तभी जाकर के आपको माना जाएगा कि आपका पैसा डूब गया है और तभी छूट मिलेगी। अगर इन नियम 4 शर्तों को पूरा नहीं करता होगा तो आपको छूट नहीं मिलेगी। यानी मकान नहीं खाली कराए हो या दूसरा कोई मकान उसके अंडर में है, कोई कानूनी कार्रवाई उसके लिए नहीं कर रहे हो, कोई एफआईआर नहीं की उसके खिलाफ, तो आपको छूट सर नहीं मिलेगी। मान लीजिए कर दिए जाके एफआईआर किराएदार के खिलाफ, तो वो कुटिया मिल जाएगा अदालत में, तो भी कहेगा मेरे पास नहीं है, जाओ ले लेना, हाँ। तब क्या होगा? वो भी जो सब कहेंगे 1 महीने। वो तो भाई देखो सिचुएशन और हालात के ऊपर डिपेंड करता है, जज क्या फायदा सुनाएगा, और जब कोर्ट पहुंचे तो जज की बात पर भरोसा करना ही पड़ेगा तुमको। और जज उसकी भी कंडीशन देखेगा कि भी किसी को कोर्ट इस तरह का दबाव नहीं बनाएगी, क्योंकि कोर्ट किसी को जानती तो है नहीं, हाँ ये ऐसा फजीलत बन के गया है कि उसको देख करके जज को तो रहम आ ही जाएगा, तरस आ जाएगा, इंसान है भाई वो, उसके बाद में दिल है, पत्थर दिल रहेगा तब भी वो कुर्सी जिस बैठा हुआ है ना वहाँ पर बड़ी कुर्सियाँ की वैल्यू होगी भाई, दिखाना पड़ेगा अपने आप को। कुर्सियाँ उसकी वैल्यू है, किसी के साथ उसको बदला नहीं लेना है, ये अलग बात है, कोई बदला लेने की गरज से बैठा हो कुर्सी पर वो अलग मामला है, लेकिन कुर्सी की जो वैल्यू होती है जब उसका फैसला सुनाता है ना तो जमीर गवारा नहीं करता रहता है गलत को गलत सही करने के लिए। अगर कोई दबाव ऊपर से होगा, कोई पैसे का दबाव, किसी मिनिस्टर का दबाव, तो वो अलग इशू होता है, लेकिन वो जमीर गवारा नहीं करता है, वो फैसला जब देता है तो उसको सुकून नहीं रहता है, कितनी रात तो उसको नहीं पता होगा, तुम लोग क्या जानो। कभी जो पंचायतें बैठते होंगे ना, गांव मोहल्ले की पंचायत होती है, लफड़ा होता है, अच्छा बेईमान टाइप कराता होगा, उसके दिल से पूछना उसको सुकून नहीं रहता होगा, क्योंकि अंदर से आवाज जो आती है ना वो सुकून देगी ही नहीं, क्योंकि उनका दिल गवारा नहीं करता कि इंसाफ कर रहे नहीं कर रहे हो, तुम पक्षपाती कर रहे हो। और यहाँ पंचायत में ऐसी होता है, मान लो कि मेरा मामला कुछ बिगड़ा है, मैं इनको पंच बना दिया, इनको पंच बना दिया, कहीं नहीं जाता है, पंचायत पंचायत न्याय होती है, जाते हैं, लेकिन क्या है कि समाज की पंच है सर। अरे हम लोग कंपनी निकले हो। खुद ही पंच है रुल्तान, 4 घर का मामला सुलझा चुका है, जहाँ रहता है गड़बड़ हो जाता है। नहीं देखो, जब भी कोई पंच बने आदमी तो कहने का मतलब यहाँ पर ईमानदारी अपनाए। बिल्कुल। अक्सर बेहतर मैं मऊ के अंदर क्या देखता हूँ कि अगर भाई भाई के जमीन का बंटवारा हो गया, बंटवारा का लफड़ा चल रहा है ना, तो हम इनको पंच बुला के ले गए ना, ठीक है, अभी वो मेरी तरह से बोलेंगे और वो भाई भाई इसको लिवा गया ना तो मेरी तरह से बोलेंगे, जबकि पंच है हमारा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। बीच में जज आने चाहिए। ये नहीं कि मैं बुलाया तू मेरी तरह से बोलना और ये उसको बुलाया तो उससे तो बोलेगा, कतई नहीं होना चाहिए। पंच का मतलब है कि आप दोनों की बात सुनिए, आप निष्पक्ष रूप से फैसला सुनाइए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा मैं निभा करके अगर आए हो तो ये मेरी तरफ से बोले, मैं इससे नहीं निभा के आया हूँ, मैं इसलिए लेके आया हूँ कि भाई मेरे भी 2 आदमी रहेंगे, तुम्हारे भी 2 आदमी रहेंगे, खाली फैसला तुम्हारे आदमी से नहीं होगा, हो सकता है तुम्हारा आदमी नाइंसाफी करे, तो इसलिए मैं अपना आदमी ले जा रहा हूँ, इससे नहीं ले जा रहा हूँ कि मतलब मेरी तरफ तुम बोलना और वो इस तरफ बोले, फिर मसला ही क्या होगा, भागो भाग नहीं लड़ रहे, अब पंजा बंद लड़ रहे हैं। बात जब वो जज बनाया गया है वो अपना फैसला सुनाए, जो बताना है समझना समझाना है वो ईमानदारी से इंसाफ के साथ काम करे, लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं है। और ये सब मरने के बाद पकड़े जाएंगे, ना इंसाफी करा रहे हैं ना, ये सब पकड़े जाएंगे, सबको झेलना है, गलत कर जाएगी, समझे जाएंगे चलो ठीक है इनको दे देते हैं, अबे अपने काम मिलेगा, दूध चाय पिला देगा बस, कोई इज्जत कर देगा, अबे आज चाहिए तरीपी ले चाय 5 रुपये चाय पियोगे और वहाँ पे पकड़ाएंगे बड़ा सिगरेट बहुत अलग है। जज का बड़ा मकाम है, समझ में आई ना, जज की समझो। हाँ सर रिवाज तो कितना खराब है, चाहे बहुत चाहे सिगरेटों पिला देगा है कि नहीं। हाँ वही 10-20 के चक्कर में किसी का 10-20 लाख का नशा फायदा करा दोगे, उसका फायदा कराओगे 10-20 लाख रुपए का और अपने ऊपर बवाल ना नापोगे, तुमको सजा मिलेगी, उसको तो मजा मिली दुनिया में, तुमको क्या मिलेगी मरने के बाद,
सजा ही सजा है। तो अगर ऐसा ये असली से ईमानदार तो सीए होते हैं। है ईमानदार तो सीए होते हैं। सबसे ज्यादा तो यही होते ही है भाई, नहीं तो अर्थव्यवस्था खराब नहीं होती क्या भारत की। यस सर। बाद में 3 लोग मिल के पूरा अडानी ग्रुप को ऑडिट कर रहे थे, तो पता नहीं कैसे सीए थे। वही कर रहा हूँ कि एक बार सत्यम घोटाला 1992 में 20 साल हुआ था, 90 में। उस टाइम में 3-4 सीए थे, उनके जो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था जो थी वो डगमगा गई थी। तो क्या वो जेल के अंदर अभी भी जेल के अंदर है वो? इतना बड़ा क्राइम किया भाई, पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात है। वैसे अडानी ग्रुप का भी ये मामला है, ऐसा नहीं कि वो सीए बक्से जाएंगे, उनकी सर्टिफिकेट तुरंत जब्त हो जाती है। सीए बख्शता नहीं किसी को, Yes. क्योंकि धब्बा बन गए ना सीए के नाम पर, कि लोग पूरी दुनिया आप पर भरोसा करती है और आप विश्वासघात करती हो उनके साथ। तो ये बहुत बड़ी वैल्यूएबल पोस्ट है। अगर ये बीमार हो जाए ना तो पूरा हिंदुस्तान खत्म कर देते। 3 मिले ना ऐसे अडानी में, तो तीनों जेल में जाएंगे ही जाएंगे, वो सर्टिफिकेट जब्त हो जाएगी, लेकिन उसकी देखो पूरी अर्थव्यवस्था कितनी डगमगाएगी। यहाँ से लेकर के अमेरिका और लंदन तक भी जाएंगे इससे, इस अडानी ग्रुप से गिरने से। सर 40% वैल्यूएशन खत्म हो गया। वही कर रहे हैं, ये सब गिर जाएगा इसमें। भारतीय खाता नहीं खराब हो गया, हर जगह हिसाब खराब हो गया। चलो देखें, चालू अनरियलाइज रेंट गए, आप बातें बंद करो। तो अनरियलाइज रेंट के बारे में बात हो रही है हम लोगों की, कि नियम 4 शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखेगा, इतना नहीं बताएगा कि हम मकान खाली कराए नहीं कराए, बस इतना ही लिखेगा नियम 4 की शर्तें पूरी होती हैं, बस कोई बात नहीं। पूरी होती है छूट मिलेगी, नियम 4 की शर्तें पूरी नहीं करता है नहीं छूट मिलेगी। तो मैं कंडीशन तुम लोग को एडिशनल बता दिया हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दे दिया हूँ कि ये जो है रूल नियम रूल 4 है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो कभी ये लिखेगा नहीं तुम लोगों को कि ऐसा ऐसा हुआ, तो तुम लोग अपने फैसला लोगे। इसमें साफ साफ लिखा रहेगा रूल 4 को फुलफिल करता है या रूल 4 को फुलफिल नहीं करता है, ठीक है। तो छूट मिल जाएगी अगर होगा तो, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब म्युनिसिपल टैक्स के बारे में रूल समझ गए, क्या होना चाहिए, टैक्स पेड होना चाहिए, पेड बाई ओनर होना चाहिए, और अनरियलाइज्ड के बारे में रूल 4 की कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए, तभी आपको छूट मिलेगी। अब निकल गई आपकी एनुअल वैल्यू, अब इसी एनुअल वैल्यू पर आपका टैक्स लगेगा, ठीक है। समझ आ रही बात। चलो अब इसके लिए हम लोग क्वेश्चन देंगे। सर वो उसमें कौन कौन सा है बताएं नहीं? कौन रूल 4 में क्या क्या है? नहीं बताया हूँ। इनकम टैक्स एफआईआर वही कानूनी कार्रवाई वही सब खाली मतलब से करा बता देती रहे है। थे। अरे भैया अगर काम कार्रवाई करे, मकान खाली कराए और कोई आपका कोई और मकान उसके अंडर में ना हो, मतलब दोनों मकान दो जगह और अलग कंडीशन लिख दीजिए तो चार्ट नहीं, कोई लिखेंगे लिखने का कंफ्यूज आ जाओगे। रूल 4 याद रखना कि रूल 4 कंडीशन फुलफिल करता है। रूल 4 पढ़ लो। और हम बताएं Rule 4 की कंडीशन तुम लोग बस सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दिया हूँ। तुम लोग किताब में ये तो नहीं लिखेगा कि वो दिया कि नहीं दिया, लिया कि नहीं लिया, कानूनी कार्रवाई किया कि नहीं किया, बस सिर्फ इतना ही लिखेगा कि नियम 4 शर्तें पूरी होती हैं या नहीं होती हैं, खत्म बात है ना। ये एक्स्ट्रा नॉलेज दिया हूँ कि क्या करना होगा तुम लोग को। मकान खाली कराना रहेगा उससे, अगर कोई और दूसरा मकान उसके अंदर में तो वो भी खाली कराओ, उसको एफआईआर कराओ, कानूनी कार्रवाई कराओ, तब जाकर के आपको छूट मिलेगी। यही रूल 4 की कंडीशंस बताई गई हैं जब इनकम टैक्स लॉ रूल पढ़ोगे तो। चलो अब निकालो तुम लोग क्वेश्चन नंबर 3 निकालो। कौन सा निकालोगे? 3 नंबर निकालो। निकल गया सबका 3 नंबर? एग्जांपल हैं? इलस्ट्रेशन नंबर हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो तो क्वेश्चन आ गएगा 3 नंबर। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखे सभी लोग। देखो लिखा है यहाँ पर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टीज फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। ये हमारे पास 5 मकान के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब 5 मकान के हम लोग क्या निकालनी है, एनुअल वैल्यू लिखा है यहाँ पर, कंप्यूट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टीज फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 और 23। क्लियर है? क्या निकालना है, एनुअल वैल्यू। इंफॉर्मेशन देखो 5 मकान दिया हुआ है, क्या फेयर रेंट दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है, रेंट रिसीव्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना। यस सर। और उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट लिखा हुआ है, इसमें म्युनिसिपल टैक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, म्युनिसिपल टैक्स जिसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर लिखा है यहाँ पर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, किस तरह मकान तैयार हुआ। ये ए नाम का क्वेश्चन हो गया, ए वाले कैटेगरी में। बी में भी एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो बी का नहीं पढ़ेंगे, अब इसी पर ए का मैं चल रहा हूँ, ठीक है ना। यस सर। चलो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, देखो मैं क्या लेता हूँ, जो निकालने का तरीका देखो क्या रहता है इसमें। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें कॉलम बनाऊंगा यहाँ पर, और फॉर यहाँ लिख सकते हो फॉर द
असेसमेंट ईयर 2022-2023 ये लिखा जाएगा। यस सर। सबसे पहले यहाँ लिखा था ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ये 5 मकान है तो 5 मकान का 5 कॉलम बना देता हूँ सबका, हो गया सबका, कितना बना है, हो गया सर। ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहाँ से आएगी, सबको पता है कि उसके लिए अलग से करना पड़ता है काम, ग्रॉस एनुअल निकालने के लिए। देखो यहाँ पर कंपटीशन ऑफ जीएबी, ठीक है ना, ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, 5 मकान के बारे में आपको निकालना है। तो सबसे पहले मैं मकान का निकालना हूँ, इंफॉर्मेशन लिखा हूँ। देखो जो इंफॉर्मेशन लिखोगे, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंटल, एक्चुअल रेंटल और एक्सपेक्टेड रेंटल, यहाँ पर आ जाएगी जीएबी। यही ना हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, मतलब मेन क्वेश्चन उस तरह का करना है। ये तो लोग जीएबी निकालने का तरीका बता दिया था। यस सर। तो इसके हिसाब से सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू देखो कितनी है, 25,000 रुपया, देख लो। उसके बाद फेयर वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 30,000 रुपया। उसके अलावा आपका देखो इसमें रेंट रिसीव कितना है, 28,800 रुपये, यही एक्चुअल है, 28,800। जो जो दिया हुआ है मैं उसको भर रहा हूँ एक तरफ से। उसके बाद फिर स्टैंडर्ड रेंटल नहीं है, नहीं है इसका। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका मतलब, ये इसमें आता है पेड फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 का म्युनिसिपल टैक्स लिखा हुआ है इसमें, तो वो तो बात की बात है। चलो इसका निकालना है हम लोगों को सबसे पहले जीएबी। इसका नॉट कवर्ड है, स्टैंडर्ड नहीं दिया हुआ है। Multiple तो अगर आपको निकालना है एक्सपेक्टेड रेंडल तो 25,000 30,000 कितना, 30,000 निकाल देंगे भाई 30,000। 30,000। अब एक्चुअल रेट आपका कितना है, 28,000 रुपया। 28,000 ये है, 30,000 ये एक्सपेक्टेड, कितना हो जाएगा, 30,000। यहाँ पर लिखूंगा जीएबी कितना, 30,000 रुपया। यहाँ पर लिखूंगा म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स। अब देखो इसमें लिखा गया है म्युनिसिपल टैक्स लिखा है पेड फॉर प्रीवियस ईयर 21-22, यानी पिछले साल का अभी बाकी रहा होगा, तो इस साल पेड कर रहा है। कितना पेड कर रहा है, 2500 रुपया। तो 2500 क्या करूँ यहाँ पर माइनस कर दूंगा, ये कितना हो जाएगा आपका, 27,500। ये क्या निकल के आ गए, एनुअल वैल्यू। एनुअल निकल के आ गए। आसान है इतना। सर वो जो आप लिखे हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, इसमें कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू लिखा हुआ है, सिर्फ एनुअल तो पूछा नहीं है, वही सर थोड़ा सा डिस्टर्ब। हमको क्या करना है, टैक्सेबल इनकम निकालना है। हम लोग का भी ठीक है ना? अंडर है। जो हेडिंग पूरी लगाएंगे हम लोग, क्या कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम हुई जो टैक्सेबल होगी, जिसको टैक्स लगेगा। तो ये 27,500 रुपये क्या निकल गया, एनुअल निकल गया। और एनुअल तो महंगा भी है, अभी टैक्सेबल क्या है ना, तो अभी इनकम टैक्स देखो कितना मेहरबान तुम लोगों पर है। अभी तो पहले कहा कि जो आपको रेंट मिला, ये सब मिला बोला ना आपको, इस पर टैक्स नहीं लूंगा, किस पर लूंगा, जीएबी पर नहीं लेगा, एनुअल पर लेगा। एनुअल कहाँ से निकलती है, क्वेश्चन में बताया कि म्युनिसिपल टैक्स और अनरियलाइज रेंट दोनों को छूट दे सकते हो। कंडीशन बता दिया गया कि ये ऐसा करो तभी छूट मिलेगी आपको, ले लिए। तो होता है कि इसी में टैक्स लगता है एनुअल पर, फिर इनकम टैक्स अपनी मेहरबानी यहाँ पर चालू कर सकता है। यहाँ पर अभी बरसात करेगा मेहरबानी की, डिडक्शन कहेगा कि मैं आपको कुछ और छूट देना चाहता हूँ एनुअल वैल्यू के बाद, तब सेक्शन 24 आएगा, सेक्शन 24, फिर उसमें 2 छूट आएगी। उस छूट देने के बाद तब उसके बाद फिर टैक्स लगेगा। बताइए सर। समझ में आ रही है, तो अभी किसी बता देंगे, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। हाँ? आगे देखा जाएगा। और नेक्स्ट एपिसोड में देखा जाएगा उसको। अभी एनुअल वैल्यू सीख रहे हैं, तो एनुअल वैल्यू कैसे निकाला जाए वो जान लगे। और आगे चलते हैं सेकंड मकान के बारे में। सेकंड में दिया हुआ है 27,000, 25,000, 30,000। इधर देखें 27,000, 25,000, 30,000 रुपया। ये इन्फॉर्मेशन आपकी दी हुई है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। उसके बाद इसमें भी स्टैंडर्ड रेट नहीं है। यस सर। चलो इसमें भी जीएबी निकालना है, खड़ा कर देखो 27 और 25 कितना हो जाएगा, 27,000 और फिर 30,000, 30,000 जीएबी हो जाएगी। देखो यहाँ पर 30,000 पे जीएबी। म्युनिसिपल टैक्स के बारे में देखो क्या लिखा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर 20, 21 और 21 दोनों मिला के कितना हो रहा है, 5400 रुपया। तो मिलेगी आपको 5400 की पूरी, कितनी मिलेगी, 0,0,6,24 ये 4 ये ना। जो कहीं पर भी अभी अनरिलाइज्ड रेंट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई जबरदस्ती थोड़ी खोलेंगे। हमने तो बताया सेक्शन 23 में 2 छूट है, 23 का 1 और 23 का 2, एक सी म्युनिसिपल टैक्स का और अनरिलाइज्ड। तो कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में मिले ही मिले, ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर एनुअल वैल्यू निकालने के लिए 2 छूट मिलती है आपको, म्युनिसिपल टैक्स पेड होगा और अनरिलाइज्ड रेंट होगा।
ये नहीं जबरदस्ती हर जगह से छूट लेते ही चलना, राइट कभी मिलेगी नहीं, अगर नहीं मिलेगी तो नहीं रही होगी, खत्म बात। और आगे चलते हैं। उसके अलावा फिर दिया हुआ यहाँ पर 29 28 कहाँ गया यार, 29 29,000 28,000 28,000 27,600 27,600 बस। और स्टैंडर्ड में देखो लिखा नहीं है है, सर, नहीं लिखा है, ये भी नॉन चलो है। बस इतना ही है आपका। अब इसमें 29,000 और 28,000 कितना जाता है आपका? 29,000 29,000 ये आपका एक्सपेक्टेड हो गया, एक्चुअल आपका 27,600 है, वो भी तो कितना हो जाएगा ये 29,000 भी जीएबी हो जाएगा आपका। क्लियर सबको है? यस सर। सर उसके बाद जो म्युनिसिपल टैक्स लिखा हुआ है यहाँ पर 23 और 22 का, देखो इसमें करंट ईयर का और अगले साल का भी ये सब बता दिया हुआ तुम लोगों को यहाँ पर कि पेड की मीनिंग क्या है, पिछले साल का भी होता है। देखो इसमें किसी पर क्या किया था, पहले वाले क्वेश्चन में करंट ईयर का था, अगले वाले में क्या किया, पिछले साल का और इस साल का भी किया। इस साल में क्या कर रहा है, इस साल का और अगले साल का कर रहा है, अगले साल का पिछले साल का कर रहा है, ठीक है ना। इससे ध्यान दे बात को, किस साल की बात हो रही है, 23 का और 22 का, अगले साल का जाएगा वो। एडवांस दे दो। हाँ तो इसलिए उसको ध्यान देना है हम लोगों को। कितना हो गया भाई 5800 पिछले साल 21-22 पर दोनों मिला के 21-22 अगले साल है, वो पिछले साल है। पर पिछला साल और इस साल का दिया इस साल का, हाँ। कह रहे हैं। हो गया सबका। हाँ सर सही है। चलो ये चला गया हम लोगों का। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर चौथे केस में चलते हैं। यस सर। इसमें तुम लोगों को फेयर रेट दिया ही नहीं है, सी को दिया इसमें म्युनिसिपल 25 और 30 दिया हुआ है। ये दिया हुआ आपका 25,000, ये नहीं पता है, और ये दिया हुआ है आपका 30,000 रुपया। और उसके अलावा फिर स्टैंडर्ड दिया हुआ है आपका 24,000 रुपया। कितना 24,000 दिया हुआ है 24,000 रुपया। अब म्युनिसिपल वैल्यू फेयर वैल्यू विच वन इज मोर 25,000 रुपया, 25,000 जीरो है 25,000 है, 25,000 रुपया। ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है, कहाँ गया ये 25 24 कभी भी आपका 24 होगा सर। जब रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है, यानी कि जब रेंट कंट्रोल एक्ट को कवर करता है, तो उस टाइम हम लोग म्युनिसिपल वैल्यू फेयर वैल्यू विच वन इज मोर कितना आया 25,000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन कभी भी आपका ये एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए, तो अधिक जा रहा है। देखो स्टैंडर्ड कितना है आपका 24,000 रुपया, ये कितना जा रहा है 25,000 रुपया, तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे कम वाला कौन है तब 24,000 रुपया, इसी को मानेंगे हम लोग। एक्सपेक्टेड रेंट। क्लियर सबको ये बात यस सर। है? इसमें कोई डाउट बताओ? चाहिए। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू विच वन इज मोर ले लिया गया, लेकिन ये चूंकि ज्यादा जा रहा था स्टैंडर्ड से, तो उससे ज्यादा हो नहीं सकता, उससे कम रहेगा तो चल जाएगा, उससे ज्यादा रहे तो स्टैंडर्ड रेंट को ही हम लोग क्या बताए थे, एक्सपेक्टेड रेंट मान लिया जाएगा, मान लिया गया। और एक्चुअल रेंट कितना है 30,000 रुपया है। अब जीएबी क्या हो जाएगी 30,000 और 24,000 रुपया, विच वन इज मोर, क्योंकि जीएबी का तो कॉन्सेप्ट वही है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच वन इज मोर, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड आपका कितना आया 24,000 और एक्चुअल कितना आया 30,000 रुपया, तो कितना लेंगे हम लोग यहाँ पर 30,000 रुपया। और टैक्स कितना पेड किया, नहीं किया है कुछ नहीं। अनरियलाइज्ड रेंट कितना है, अनरियलाइज्ड रेंट कितना है, अनरियलाइज्ड रेंट कुछ है नहीं है सर। क्लियर है ना। और इनकम टैक्स पेड है कि वो इनकम टैक्स करो, म्युनिसिपल टैक्स पेड है ही नहीं,